ये कहानी रामपुर नाम के राज्य में राज करने वाले राजा और उनकी पुत्री की है। राजकुमारी का नाम इंदुमती था। इंदुमती बचपन से ही बहुत लाड प्यार से पली बढ़ी थी, इसलिए वो बहुत ही ज्यादा घमंडी हो गई थी। वो किसी भी गरीब की बिल्कुल इज्जत नहीं करती थी। एक दिन राजकुमारी का जन्मदिन था। जन्मदिन वाले दिन राजा राजकुमारी के कक्ष में जाकर बोले, पुत्री तुम कहाँ हो? हमें मंदिर जाना है। मंदिर जाने में देरी हो रही है। तभी राजकुमारी अपने पिता के सामने आकर कहती है, क्या पिताजी, आप हमेशा मुझे मंदिर ले जाते हैं। आपको पता है ना मुझे मंदिर जाना पसंद नहीं है। पुत्री आज तुम्हारा जन्मदिन है, इसलिए मैंने सोचा है कि मैं तुम्हारे हाथों से गरीबों को दान दिलवाऊंगा। जब दान ही करना था तो आप ही कर लेते। मुझे मंदिर में ले जाने की क्या जरूरत है। आपको पता है ना मुझे गरीब लोगों को देखना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। राजा ने राजकुमारी को बहुत समझाया। बहुत समझाने के बाद राजकुमारी मंदिर जाने के लिए तैयार हो गई। राजा राजकुमारी को लेकर मंदिर चले गए और पूजा करके गरीबों को दान देने मंदिर से बाहर आए। लेकिन राजकुमारी सभी को फेंक फेंक कर सामान दे रही थी। इंदुमती, थोड़ा इज्जत से लोगों के साथ पेश आओ। ये क्या तमीज है दान देने की? आप मुझे मत सिखाइए पिताजी, इन लोगों के साथ ऐसे ही पेश आना चाहिए। तभी एक बुजुर्ग आदमी आशीर्वाद देने के लिए इंदुमती के सर पर हाथ रख देता है, जिससे कि इंदुमती को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो कहती है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे छूने की? अब मुझे घर जाकर गंगा जल से स्नान करना पड़ेगा, इसलिए मैं तुम लोगों के सामने नहीं आना चाहती हूँ, गरीब कहीं के। वो बुजुर्ग आदमी चुपचाप वहाँ से चला जाता है। तभी एक किसान फलों की टोकरी इंदुमती के सामने रखकर कहता है, राजकुमारी, आज आपके जन्मदिन के अवसर पर मैं आपके लिए कुछ उपहार लाया हूँ। इस टोकरी में आपके मन पसंदीदा फल रखे हैं, कृपया स्वीकार कीजिए। राजकुमारी फलों की टोकरी में लात मार के सारे फल नीचे गिरा देती है। मेरे इतने बुरे दिन नहीं आ गए हैं कि मैं तुम गरीब भिखारी लोगों से उपहार लूं। पुत्री, मैं कब से देख रहा हूँ तुम किसी से तमीज से पेश नहीं आ रही हो। क्या बदतमीजी है ये? माफी मांगो इनसे, ये तुमसे बड़े हैं। नहीं पिताजी, इन लोगों से मैं कभी माफी नहीं मांगूंगी। ऐसा कहकर राजकुमारी रथ में बैठकर वहाँ से महल के लिए रवाना हो जाती है। राजा भी गरीबों को सारा सामान बंटवाकर वापस महल आ जाते हैं। लेकिन राजकुमारी के घमंड की चर्चा पूरे राज्य में होने लगती है। अरे बहन, तुमने देखा राजकुमारी कितने घमंड के साथ लोगों से पेश आ रही थी। हाँ बहन, अच्छे से देखा। राजा अपनी औलाद को सही राह पर नहीं ला पाए। राजा का बर्ताव कितना अच्छा है और राजकुमारी का बर्ताव बिल्कुल उसके विपरीत है। पता नहीं राजा राजकुमारी को सुधार पाएंगे भी कि नहीं। राजकुमारी को किसी से बात करने की भी तमीज नहीं है। दूसरी तरफ राजकुमारी के जन्मदिन की खुशी में शाम को दावत रखी जाती है। राजा दावत में अपने कई सारे मित्रों को आमंत्रित करता है और उन्हीं के साथ बैठकर दावत भी करता है। राजकुमारी भी अपने पिता के साथ ही भोजन कर रही थी। वो जैसे ही पहला निवाला अपने मुंह में डालती है, चिल्लाते हुए कहती है, पिताजी, आपने कैसे हलवाई से खाना बनवाया है? खाने में बिल्कुल स्वाद नहीं है, मुझे नहीं खाना ऐसा खाना। ऐसा कहकर राजकुमारी खाने की प्लेट जमीन पर फेंककर वहाँ से चली जाती है। अपने मित्रों के सामने राजा अपने आप को बहुत अपमानित महसूस करता है। इसी तरह कुछ समय बीत जाता है। राजा को राजकुमारी के व्यवहार को लेकर बहुत चिंता होती थी। एक दिन वो महल के बगीचे में उदास होकर बैठा हुआ था। तभी पीछे से कोई उसके कंधे पर हाथ रखता है। राजा पीछे मुड़कर देखता है तो वो कोई और नहीं, उसकी पत्नी यानी कि महारानी थी। महारानी, आप तो 4 धाम की यात्रा पे गई थी ना? आप वापस कब लौटी? बिल्कुल अभी महाराज, जब आप किसी परेशानी में खोए हुए थे। आपकी धर्म पत्नी होने के कारण मेरा पूरा हक है कि मैं आपकी परेशानी का कारण जान सकूं। राजा महारानी को अपनी परेशानी का सारा कारण बताता है। सारी बात जानने के बाद महारानी कहती है, आप चिंतित मत होइए महाराज, पुत्री को सही राह पर लाने की जिम्मेदारी मेरी रही। इंदुमती के घमंड को तोड़ने का मेरे पास एक उपाय है। क्या उपाय है रानी? हमें बताइए। रानी राजा को पुत्री का घमंड तोड़ने का उपाय बताती है। अगली सुबह राजा कुछ करता उससे पहले ही राजा का छोटा भाई उसकी सारी धन संपत्ति और महल पर कब्जा कर लेता है, जिस कारण राजा को अपनी पत्नी और बेटी को लेकर एक गांव में आना पड़ता है और वहां पर एक छोटी सी झोपड़ी में रहना पड़ता है। पुत्री,
अब हमें इसी छोटी सी झोपड़ी में रहना होगा। ये आप कैसी बातें कर रहे हैं पिताजी? मैं इस छोटी सी झोपड़पट्टी में कैसे रह सकती हूँ? आपको पता है ना, इन गरीब लोगों को देखकर मेरा दम घुटता है, और आप मुझे इन लोगों के बीच में रहने के लिए कह रहे हैं? हाँ पुत्री, तुम तो जानती हो ना, हमारा पूरा राज्य हमारे छोटे भाई ने हमसे छीन लिया है। मुझे अपने छोटे भाई से ऐसी उम्मीद नहीं थी, लेकिन उसने हमारे पीठ पीछे वार किया है। जब तक मैं उसे मुंह तोड़ जवाब नहीं दे देता, तब तक हमें यहीं रहना होगा। उसके बाद राजा अपने परिवार के साथ उसी झोपड़ी में रहने लगता है। एक दिन राजा रानी के साथ राजकुमारी के पास आकर कहता है, बेटी, कुछ समय के लिए मुझे और तुम्हारी माँ को दूसरे राज्य में जाना होगा, क्योंकि वहाँ पर हमें बहुत जरूरी काम है। लेकिन पिताजी, मैं यहाँ अकेले इन भिखारियों के साथ कैसे रहूंगी? आप मुझे भी अपने साथ ले चलिए ना। नहीं पुत्री, वहाँ तुम्हारी जान को खतरा हो सकता है। तो फिर आप भी मत जाइए। नहीं पुत्री, हमारा जाना बहुत जरूरी है, वरना हम तुम्हें छोड़कर कभी नहीं जाते। यहाँ तुम्हें अकेले ही रहना होगा और खुद ही अपना सारा काम करना होगा। यदि तुम्हें किसी चीज की जरूरत हो तो तुम गांव के लोगों से मदद मांग सकती हो। ऐसा कहकर राजा और रानी वहाँ से चले जाते हैं। थोड़ी देर बाद राजकुमारी को भूख लगने लगती है। बहुत जोरों की भूख लग रही है, लेकिन यहाँ तो मुझे ही खाना बनाना पड़ेगा। लेकिन इस चूल्हे पर मैं कैसे खाना बनाऊंगी? मुझे तो चूल्हा जलाना भी नहीं आता, लेकिन करना तो पड़ेगा। राजकुमारी चूल्हा जलाने की कोशिश करने लगती है, लेकिन चूल्हे में से सिर्फ धुआं आ रहा था। वो चूल्हे को नहीं जला पा रही थी। उसको परेशान देखकर पड़ोस की एक बुढ़िया उसके पास आकर कहती है, क्या हुआ बेटी? कुछ नहीं हुआ, तुम्हें क्या मतलब है? जाओ जाकर अपना काम करो। मैं तो अपना काम ही कर रही थी, लेकिन तुम्हारे घर से इतना धुआं निकलते हुए देखा तो सोचा आकर तुम्हारी मदद कर दूं। राजकुमारी थोड़ी देर कुछ सोचती है, फिर कहती है, अच्छा ठीक है, तुम ये चूल्हा जला दो। उसके बाद बुढ़िया चूल्हा जला देती है और खाना बनाने में भी राजकुमारी की मदद करती है। तभी उसकी छोटी पोती चांदनी उसको बुलाने आती है। दादी माँ, चलो घर चलते हैं। अरे वाह, ये तो राजकुमारी है। तुम कितनी सुंदर हो और तुम्हारे वस्त्र कितने सुंदर हैं। चांदनी राजकुमारी के वस्त्र को छू कर देखने लगती है, जिससे कि राजकुमारी को गुस्सा आ जाता है। ए लड़की, मुझसे दूर रहो, मुझे छूने की जरूरत नहीं है, समझी तुम? अच्छा राजकुमारी, अब मैं चलती हूँ, रात बहुत हो गई है। बेटी चांदनी, तू आज रात यहीं राजकुमारी के साथ रुक जा। तुम पागल हो गई हो? नहीं लड़की, तुम अपने घर जाओ। ठीक है, जैसा तुम्हें सही लगे, लेकिन एक बात सुन लो, रात को यहाँ जंगली जानवर आ जाते हैं। जंगली जानवर का नाम सुनकर राजकुमारी डर जाती है और चांदनी को अपने साथ रखने के लिए मान जाती है। बुढ़िया के जाने के बाद राजकुमारी और चांदनी सो जाते हैं। अगली सुबह राजकुमारी चांदनी से कहती है, मुझे दूध पीने का मन कर रहा है, क्या तुम मुझे बता सकती हो यहाँ दूध कहाँ मिलता है? हाँ हाँ, क्यों नहीं, चलो मेरे साथ। चांदनी राजकुमारी को तबेले में ले जाती है, जहाँ राजकुमारी को बहुत बदबू आती है। ये तुम मुझे कहाँ ले आई? यहाँ कितनी बदबू आ रही है। तबेला ऐसा ही होता है, यहाँ पर बदबू ही आती है, लेकिन हमें तो इस बदबू की आदत है, तुम्हें भी इसकी आदत लगा लेनी चाहिए। तुम्हें पता है, जब तुम महल में रहती थी तो यहीं से दूध जाता था। राजकुमारी को ये जानकर बहुत हैरानी होती है। वो दूध तो पी लेती है, लेकिन सोच में पड़ जाती है और फिर चांदनी से कहती है, जब दूध के लिए इतनी मेहनत करनी पड़ती है, फिर तो जो हम खाना खाते हैं उसके लिए भी बहुत मेहनत करनी पड़ती होगी। हाँ चलो, मैं तुम्हें खेत दिखाती हूँ। चांदनी राजकुमारी का हाथ पकड़कर उसे खेत की तरफ ले जाती है और कहती है, देखो खेत में वो सारे मजदूर कितनी मेहनत कर रहे हैं। ये मजदूर लगातार 3-4 महीने तक इतनी ही मेहनत करते हैं, तब जाकर अनाज मिलता है। चांदनी की बात सुनकर राजकुमारी अपने मन में सोचती है, अनाज के लिए कितनी मेहनत करनी पड़ती है और मैं अनाज का कैसे अनादर कर दिया करती थी। धीरे धीरे राजकुमारी को सभी चीज की अहमियत समझ आ रही थी। इसी तरह कुछ समय बीत गया और राजकुमारी के घर का सारा राशन खत्म हो गया। राशन लेने के लिए राजकुमारी राशन की दुकान पर गई। लाला जी, आटा चावल और दाल दे दीजिए। अभी दे देता हूँ। लाला राजकुमारी को आटा चावल और दाल बांधकर दे देता है। सामान लेकर राजकुमारी जाने लगती है। तभी लाला कहता है, अरे कहाँ जा रही हो? पैसे तो देकर जाओ। कैसे पैसे लाला जी? मेरे पास तो कोई पैसे नहीं है। जब पैसे नहीं है तो सामान क्यों लेके जा रही हो? मेरा सामान मुझे वापस करो।
लेकिन मेरे घर में अनाज नहीं है और मेरे माता पिता भी घर पर नहीं है। भगवान के लिए मुझे ये अनाज दे दीजिए। पिताजी आएंगे तो आपको आपके पैसे दे देंगे। नहीं, मैं उधारी नहीं करता हूँ, लेकिन तुम्हें अगर ये अनाज चाहिए तो तुम्हें मेरे खेत में पूरे 1 दिन काम करना होगा। राजकुमारी खेत में काम करने के लिए तैयार हो जाती है। लाला अपने खेत में ले जाकर राजकुमारी को सारा काम बता देता है। राजकुमारी पूरे दिन खेत में मजदूरी करती है और घर आकर खाना बनाकर खाकर लेट जाती है। अगले दिन राजकुमारी को बहुत जोर से बुखार आ जाता है। जब चांदनी उसके पास आती है तो कहती है, राजकुमारी क्या हुआ आपको? राजकुमारी आप ठीक तो हो ना? अरे आपको तो बहुत जोर से बुखार है, मैं अभी दादी को बुलाकर लाती हूँ। चांदनी अपनी दादी को बुलाकर लाती है। चांदनी की दादी और गांव के कुछ लोग वैद्य जी को बुलाकर लाते हैं। वैद्य जी राजकुमारी का इलाज करते हैं। थोड़ी देर बाद जब राजकुमारी का बुखार उतर जाता है तब वो देखती है कि उसके घर में ढेर सारे गांव के लोग बैठे हुए हैं और चांदनी उसके पैर दबा रही है। अरे चांदनी, तुम ये क्या कर रही हो? मुझे पता है राजकुमारी जी, आपको मैं बिल्कुल पसंद नहीं हूँ, लेकिन आपको सुबह से बहुत तेज बुखार था, बस इसलिए हम सब यहाँ बैठकर आपके ठीक होने का इंतजार कर रहे थे। चांदनी की बातें सुनकर राजकुमारी का सारा घमंड चूर चूर हो जाता है। तभी राजा और रानी वहाँ आ जाते हैं। पुत्री, मुझे पता चला कि तुम्हारी तबीयत खराब हो गई है, अब तुम ठीक हो ना? हाँ पिताजी, अब मैं बिल्कुल ठीक हूँ। ऐसा कहकर राजकुमारी राजा को सारी बात बताती है। सारी बात जानकर राजा कहता है, मुझे माफ कर दो मेरी बच्ची, मेरी वजह से तुम्हें ये सब काम करना पड़ा। कोई बात नहीं पिताजी, ये सब करके मुझे कुछ सीखने को मिला है। आप ये बताइए, आप जिस काम के लिए गए थे वो काम हो गया? राजा कुछ कहता उससे पहले ही वहाँ पर एक सिपाही आकर कहता है, महाराज, रस तैयार है, आप राजकुमारी को लेकर आ जाइए। कहाँ चलना है पिताजी? हमारे महल में राजकुमारी। लेकिन महल तो... नहीं बेटा, वो सब नाटक था। तुम्हारे घमंड को तोड़ने के लिए मैं तुम्हें यहाँ इसलिए लाया था ताकि तुम गरीबों की इज्जत करना सीख जाओ। तुमने सीखा ना कि इंसान पैसों से नहीं दिल से अमीर होता है। तुम्हें सही राह पर लाने का ये उपाय तुम्हारी माँ का था। हाँ पिताजी, मुझे सब समझ आ गया है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद माँ, आपने मुझे असली जिंदगी सिखा दी। राजकुमारी हाथ जोड़कर वहाँ मौजूद सभी गांव वालों से माफी मांगती है और अपने पिता और अपनी माँ के साथ रथ में सवार होकर महल चली जाती है और खुशी खुशी अपना जीवन व्यतीत करने लगती है। अनाथ स्कूल स्टूडेंट और हिटलर टीचर। चंचल एक अनाथ लड़की थी। कुछ समय पहले चंचल के माता पिता उसको अकेला छोड़कर इस दुनिया से जा चुके थे। बेचारे चंचल का इस दुनिया में कोई नहीं था। चंचल पढ़ना चाहती थी और पढ़ लिख कर कुछ बनना चाहती थी, लेकिन उसके हालात ऐसे नहीं थे कि वो पढ़ सके। चंचल 2 समय का खाना खाने के लिए एक सब्जी वाले के साथ सब्जी बेचा करती थी। इसी काम को करके वो अपना पेट पालती थी। चंचल को स्कूल के बच्चे यूनिफॉर्म में बहुत पसंद थे। अगर मैं अनाथ ना होती तो आज मैं भी इन बच्चों की तरह यूनिफॉर्म में स्कूल जा रही होती और पढ़ लिख रही होती। इस तरह से सब्जी नहीं बेचा करती और मेरे सारे सपने पूरे होते रहते। अरे भैया, आप ठीक से हिसाब क्यों नहीं लगा रही? मुझे मेरे पैसे वापस दे दो, आपके हिसाब में गलती है। आंटी जी, आपने 20 रुपए की गाजर ली और 25 रुपए के टमाटर। 20 + 25 = 45 और 10 रुपए की हरी मिर्च, यानी कि 45 और 10 = 55। काका, आंटी के 55 रुपए हुए। आंटी को 100 रुपए में से 55 काट के उनके पैसे दे दो। अरे वाह भैया, आपकी बेटी तो बहुत ही ज्यादा होशियार है, फौरन सब्जी का हिसाब लगा दिया। आपको अपनी बेटी को इस तरह सब्जी की दुकान पर नहीं बैठाना चाहिए। अभी इसके स्कूल जाने की उम्र है, इसका एक स्कूल में एडमिशन करा दो। देखना, बड़े होकर ये आपका नाम रोशन करेगी। अरे बहन जी, ये मेरी बेटी नहीं है, ये तो बेचारी अनाथ है। इसके माता पिता नहीं है, इसलिए इसको अपने यहाँ पर काम पर रखा हुआ है मैंने। बेटी, तुम्हारी आप बीती सुनकर मेरी आंखें ही नम हो गई। अब तुम इस तरह से सब्जी नहीं बेचोगी। अब से तुम स्कूल जाओगी और पढ़ोगी लिखोगी। तुम्हारी किस्मत बहुत अच्छी है जो तुम्हारा सामना मुझसे हुआ, क्योंकि मैं स्कूल के प्रिंसिपल की वाइफ हूँ। अब तुम्हारा एडमिशन स्कूल में हो जाएगा और तुम मेरे ही घर में रहना।
अब चलो मेरे साथ, तुम्हें सब्जी बेचने की कोई जरूरत नहीं है। उस औरत का नाम सुमित्रा था। सुमित्रा एक स्कूल प्रिंसिपल की पत्नी थी। सुमित्रा की बात सुनकर चंचल तुरंत उसके साथ चल पड़ती है। चंचल बहुत खुश थी क्योंकि अब उसको सब्जी नहीं बेचनी पड़ेगी। अब वो भी बाकी बच्चों की तरह स्कूल जाएगी और पढ़ेगी। सुमित्रा की अपनी भी एक बेटी थी जिसका नाम श्रेया था। जैसे ही श्रेया अपनी माँ के साथ चंचल को देखती है तो वो बहुत गुस्सा हो जाती है। माँ, आप ये किस भिखारन को अपने साथ ले आई? हमें नौकरानी की अभी जरूरत नहीं है। इसके कपड़े तो देखो कितने ज्यादा गंदे हैं। चलिए अब जिस कूड़ेदान से आप इसको उठाकर लाई हैं, वापस वहीं फेंक कर आ जाइए। बेटी, ऐसे मत बोलो, इसका इस दुनिया में कोई नहीं है। ये अनाथ है और पढ़ना चाहती है। मैं तुम्हारे पापा से कहकर अपने स्कूल में एडमिशन करवा दूंगी। ये बहुत होशियार बच्ची है। हमारा इतना बड़ा घर है, हम इस अनाथ बच्चे को इस घर में रहने के लिए थोड़ी सी जगह तो दे ही सकते हैं। सुमित्रा अपनी बेटी को बहुत समझाती है, लेकिन वो सुमित्रा की एक नहीं सुनती और वहाँ से चली जाती है। जब सुमित्रा का पति महेश घर आता है तो वो महेश को सारी बात बताती है। फिर महेश अपने स्कूल की एक टीचर से कहकर चंचल का टेस्ट दिलवाता है। चंचल टेस्ट में पास हो जाती है और उसका एडमिशन हो जाता है। आज चंचल का स्कूल में पहला दिन था। चंचल अपनी स्कूल यूनिफॉर्म को पहनकर बहुत खुश थी। चंचल खुशी खुशी स्कूल जाती है, लेकिन जैसे ही वो अपनी जगह पर बैठने जाती है वैसे ही श्रेया अपनी टांग अड़ाकर चंचल को नीचे गिरा देती है और चंचल से कहती है देखो तो जरा, इसको चलना भी नहीं आता। दोस्तों, तुम्हें पता है ये गरीब अनाथ लड़की है। मेरी मम्मी पता नहीं कहाँ से इसको उठाकर ले आई, वरना तो ये कहीं सड़क किनारे पर सब्जी बेच रही थी। लेकिन तो ज्यादा दिन तक स्कूल में नहीं टिकने वाली, क्योंकि हमारे स्कूल की कोमल टीचर बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट है। उनके सामने जाएगी तो तेरे पसीने छूट जाएंगे। इतने में ही वहाँ पर कोमल टीचर आ जाती है। क्लास में इतना शोर क्यों हो रहा है? ये क्लास है, कोई पार्क नहीं है। मेरे कान में दर्द हो गया। और चंचल, तुम जमीन पर क्यों लेटी हो? मैम, वो मेरा पैर स्लिप हो गया था और मैं गिर गई। वैसे तुम अनाथ बच्ची हो ना, जिसका अभी अभी एडमिशन हुआ है। वैसे तुम्हारी इतनी हिम्मत जो तुम मुझसे जबान चलाओगी, लेकिन तुम कर भी क्या सकती हो? तुम्हारे माँ बाप तो है नहीं जो तुम्हें तमीज सिखाएंगे। रुको, मैं तुम्हारी अभी क्लास लगाती हूँ। इतना कहकर कोमल टीचर चंचल को बहुत मारती है और क्लास से बाहर निकाल देती है जब तक उनका पीरियड चलता है। आज पहले दिन ही ये क्या हो गया? पहले तो आते के साथ ही गिर गई और दूसरी बार टीचर ने मार दिया और अब क्लास से बाहर निकाल दिया। श्रेया बिल्कुल ठीक कह रही थी, ये टीचर बहुत ही स्ट्रिक्ट है। इनके सामने थोड़ा संभल कर रहना पड़ेगा, वरना मेरा पढ़ने का सपना अधूरा रह जाएगा। मुझे बस पढ़ना है और किसी भी बात का बुरा नहीं मानना। ऐसा सोचकर चंचल अपने आंसू पोंछती है और अगले पीरियड में वापस क्लास में चली जाती है। कुछ दिन बीत जाते हैं। चंचल बहुत मन लगाकर पढ़ाई करती है। वो रात दिन पढ़ाई किया करती थी। जब भी क्लास में टेस्ट होता था तो वो पूरी क्लास में फर्स्ट आती थी। उसी क्लास में कोमल टीचर की भी बेटी पढ़ती थी। कोमल टीचर की बेटी चंचल की वजह से पीछे हो गई थी, जिस वजह से कोमल टीचर चंचल से और भी ज्यादा चिढ़ती थी। कभी कभार कोमल टीचर चंचल को बिना बात के भी मारती थी। ऐसे ही एक दिन कोमल टीचर सभी बच्चों को कॉपी के ऊपर चार्ट पेपर चढ़ाने के लिए बोलती है। सभी बच्चे चार्ट पेपर चढ़ा लेते हैं, लेकिन श्रेया भूल जाती है। इसलिए कोमल टीचर श्रेया को चाटा मारती है और कहती है, श्रेया, माना कि तुम प्रिंसिपल की बेटी हो, लेकिन ऐसा तो नहीं कि तुम अपना काम पूरा नहीं करोगी। तुम चार्ट पेपर क्यों नहीं चढ़ा कर लेकर आई? अब तुम्हारी शिकायत तुम्हारे पापा के पास जाएगी। सॉरी मैम, आपके पास मेरी नोटबुक है। आपने इसकी नोटबुक पहले ही चेक कर दी। ये मेरी नोटबुक है। अब आया ऊंट पहाड़ के नीचे। मुझसे झूठ बोलेगी, मुझसे होशियारी करेगी। तूने श्रेया को इसलिए आगे किया है ना क्योंकि वो प्रिंसिपल की बेटी है। रुक, तुझे मैं अभी सबक सिखाऊंगी। तू बहुत होशियार बनती है ना। इतना कहकर कोमल टीचर चंचल को बहुत मारती है। श्रेया को वो सब देखकर बहुत दुख हो रहा था।
छुट्टी होने के बाद श्रेया चंचल के पास आती है। सॉरी चंचल यार, मैंने तुझे कितना गलत समझा था। मैंने तेरा बहुत मजाक भी उड़ाया, लेकिन तेरा दिल बहुत बड़ा है। तूने मेरी गलती अपने सर ले ली ताकि मुझे घर पर डांट ना पड़े। आज से हम दोनों बेस्ट फ्रेंड हैं। लेकिन तुम कोमल टीचर से बचकर रहना, वो तुमसे पर्सनली दुश्मनी निकाल रही है क्योंकि तुम उनकी बेटी से सबसे ज्यादा नंबर लाती हो। वैसे चंचल, पेपर आने वाले हैं, तुम मेरी हेल्प करोगी ना? कोई बात नहीं श्रेया, तुम मेरी बहन जैसी हो, मैं तुम्हारी हेल्प जरूर करूंगी। मेरी किस्मत इतनी अच्छी है, माँ भी मिल गई और एक बहन भी। चलो अब हम दोनों घर चलते हैं। चंचल और श्रेया दोनों घर जाती है। घर जाकर दोनों एक साथ पढ़ती है। वो सब देखकर सुमित्रा को बहुत ज्यादा खुशी होती है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ कोमल टीचर अलग ही खिचड़ी पका रही थी। जब ये अनाथ लड़की हमारे स्कूल में नहीं थी तब हमेशा मेरी बेटी फर्स्ट आती थी, लेकिन जब से ये अनाथ आई है तब से मेरी बेटी फर्स्ट नहीं आती। अगर इन पेपरों में मेरी बेटी पीछे रह गई तो मेरी नाक कट जाएगी। मैं अपनी बेटी को इस अनाथ से पीछे नहीं रहने दूंगी। ऐसा सोचकर कोमल टीचर एक प्लान बनाती है और जिस दिन पेपर हो रहे थे उस दिन कोमल टीचर चंचल के डेस्क के नीचे एक चीटिंग पेपर फेंक देती है। जब चेकिंग होती है तो चंचल के पास चीटिंग पेपर निकलता है। कोमल टीचर प्रिंसिपल को अपने पास बुलाती है और सारी बात बताती है। चंचल रोते हुए कहती है, पता नहीं सर, मेरे पास ये चीटिंग पेपर कहाँ से आया। आप मेरा विश्वास करो, मैं चीटिंग नहीं करती। आप चाहो तो मुझसे पेपर दोबारा करवा सकते हो। उसके बाद प्रिंसिपल सर चंचल से दोबारा पेपर करवाते हैं। चंचल पेपर बहुत अच्छे से देती है और अच्छे नंबर ले लेती है। फिर सारे बच्चे कोमल टीचर के बारे में प्रिंसिपल को बताते हैं। प्रिंसिपल कोमल टीचर को स्कूल से निकाल देते हैं। कोमल टीचर को अपने किए की सजा मिल जाती है और फिर उस दिन के बाद से चंचल अच्छे से पढ़ती है और अपने परिवार के साथ हंसी खुशी रहने लगती है। अनोखी सैंडल और फ्रॉक का जादू। महिमा अपने चाचा चाची के साथ रहती थी। महिमा के चाचा नीरज और चाची शिल्पा उसे बहुत प्यार करते थे। नीरज और शिल्पा दोनों साथ मिलकर जमींदार के खेत में खेती का काम करते थे। एक दिन दोनों खेत में काम कर रहे होते हैं, तभी महिमा उनके पास जाती है और बोलती है, चाची देखो मैं क्या लेकर आई हूँ। दिखा जरा। महिमा अपने चाचा चाची को एक छोटा सा बॉक्स दिखाती है। बॉक्स देखकर शिल्पा बोलती है, अरे ये तो बहुत छोटा सा बॉक्स है, ये छोटा सा बॉक्स तुझे कहाँ मिला? मैं अपने दोस्तों के साथ जंगल से फल तोड़कर आ रही थी, तभी रास्ते में मुझे ये बॉक्स मिला। मेरे दोस्तों ने ये छोटा सा बॉक्स लेने से मना कर दिया, इसलिए मैं इसे अपने साथ ले आई। ये बॉक्स तो बहुत पुराने जमाने का लग रहा है। चाची चलो इसे दुकान में बेच कर आते हैं। इस पुराने बॉक्स को कौन लेगा? वैसे भी ये एक छोटा सा पुराना बॉक्स है, ना कि सोने का सिक्का जो इसे दुकान में जाकर बेच आए। ठीक है, फिर मैं इसे अपने पास अपने कमरे में रख लेती हूँ। इतना बोलकर महिमा वहाँ से चली जाती है। अगले दिन नीरज और शिल्पा बैठकर चाय पी रहे होते हैं। तभी महिमा बाहर से घूमकर आती है और बोलती है, ये देखो चाचा जी, मुझे सोने का सिक्का मिला। लेकिन सोने का सिक्का तुझे कहाँ से मिला? जहाँ से मुझे कल पुराने जमाने का छोटा सा बॉक्स मिला था, वहीं से मुझे आज सोने का सिक्का मिला। चलिए, मैं तो कहती हूँ इसे सुनार की दुकान में जाकर बेच आते हैं। हाँ। उसके बाद तीनों सोने का सिक्का लेकर सुनार की दुकान पर जाते हैं। सोने का सिक्का देखने के बाद सुनार बोलता है, इस सोने के सिक्के के मैं आप लोगों को 21,000 रुपए दूंगा। ये सुनकर तीनों बहुत खुश होते हैं और पैसे लेकर घर वापस आने लगते हैं। तभी रास्ते में महिमा अपने चाचा जी से कहती है, चाचा जी मेरे लिए कुछ कपड़े और मिठाइयाँ खरीद दो ना। हाँ हाँ मेरी बच्ची। और मेरे लिए भी साड़ियाँ खरीद दो और चूड़ियाँ भी। तुम्हारे लिए बस एक साड़ी और एक जोड़ी चूड़ी बस, क्योंकि मैं सोच रहा हूँ कि जमींदार साहब से लिए हुए उधार मैं जल्दी से चुकता कर दूं। उसके बाद दोनों कुछ कपड़े और मिठाइयाँ लेकर घर आ जाते हैं। थोड़ी देर बाद नीरज जमींदार के घर पैसे देने जाता है। नीरज जमींदार से बोलता है,
साहब, मैंने आपसे 23,000 रुपए लिए थे, उसमें से आप 18,000 काट लो, बाकी के पैसे भी मैं जल्द लौटा दूंगा। इस तरह नीरज जमींदार को पैसे दे देता है और वहाँ से घर वापस आ जाता है। उस दिन महिमा और उसके चाचा जी बहुत खुश थे क्योंकि उन्हें बिना मेहनत किए 21,000 रुपए मिल गए थे। इसी तरह 25 दिन बीत जाते हैं। तभी एक दिन जमींदार अपने कुछ चेलों को लेकर महिमा के घर आ जाता है और बोलता है, नीरज, तूने मुझे कहा था कि बाकी के पैसे तू मुझे जल्द ही लौटा देगा और तूने अभी तक नहीं दिया, इसलिए तेरा ब्याज 15,000 बढ़ गया है। कुल मिलाकर अभी भी तेरे ऊपर मेरा 95,000 रुपए है। लेकिन साहब, मैंने तो आपसे इतना सारा उधार लिया ही नहीं था, मैंने तो बस आपसे 23,000 रुपए लिए थे। अब तो तू झूठ भी बोलने लगा है क्या? तूने मेरे से 1.5 लाख रुपए लिए थे, उसमें से अभी भी 95,000 बचा है। अगर तूने मुझे पैसे नहीं दिए तो अभी के अभी मैं तेरा घर भी ले लूंगा। नहीं, ये गलत है, मैंने आपसे कभी इतने पैसे लिए ही नहीं थे। साहब, कुछ तो दया कीजिए। अगर आपने हमारा ये घर ले लिया तो हम कहाँ जाएंगे और कहाँ रहेंगे? वो सब मैं नहीं जानता, ये मेरा काम है बहन, और काम में मैं कोई भाई बंधु नहीं देखता। अगर 2 दिन के बाद मुझे मेरे 95,000 रुपए नहीं दिए तो ये घर मेरा हो जाएगा। इतना बोलकर मुस्कुराते हुए जमींदार वहाँ से चला जाता है। जमींदार के जाने के बाद शिल्पा कहती है, अभी हमारे पास इतने पैसे नहीं है, पता नहीं अब हमारा क्या होगा। 2 दिन में मैं 95,000 कहाँ से लाऊंगा? और वैसे भी मैंने तो इनसे 1.5 लाख रुपए कर्ज लिया ही नहीं था, फिर ये 95,000 कहाँ से बने? चाचा जी, क्या हमें अब ये घर छोड़कर जाना पड़ेगा? इतना बोलकर महिमा रोने लगती है। उसके बाद सभी ये सोचकर रोने लगते हैं कि जल्दी उन्हें बेघर होना पड़ेगा। महिमा अपने कमरे में जाती है और अपना कमरा घूर घूर के देखने लगती है क्योंकि उसे पहले ही सारी बातें याद आ रही थी। थोड़ी देर बाद अपना कुछ सामान निकालने के लिए महिमा अपनी अलमारी खोलती है और उसे वही पुराने जमाने का छोटा सा बॉक्स नजर आता है। महिमा छोटे से बॉक्स को बाहर निकालती है और बोलती है, अरे, इसके बारे में तो मैं भूल ही गई थी। इतना बोलकर महिमा बॉक्स को जमीन पर रखती है। तभी अचानक छोटा सा बॉक्स बड़े से बॉक्स में बदल जाता है। ये तो अचानक इतना बड़ा हो गया है, अभी इसको खोलकर देखती हूँ कि भला इसके अंदर क्या है। इतना बोलकर महिमा बॉक्स खोलती है। बॉक्स में उसे एक फ्रॉक और एक सैंडल नजर आता है। फ्रॉक और सैंडल को देखकर महिमा बहुत खुश होती है। अरे वाह, ये तो बहुत सुंदर फ्रॉक और सैंडल है, ये तो मुझ पर बहुत अच्छी लगेगी। पहले मैं सैंडल पहनकर देखती हूँ और फिर बाद में फ्रॉक पहनूंगी। इतना बोलकर महिमा सैंडल पहन लेती है। सैंडल पहनकर महिमा शिल्पा के पास जाती है और बोलती है, चाची देखो, ये सैंडल मुझ पर कितनी अच्छी लग रही है। शिल्पा को सैंडल नजर आ रही थी और महिमा की आवाज भी सुनाई दे रही थी, लेकिन उसे महिमा नजर नहीं आ रही थी। शिल्पा इधर उधर देखती है और बोलती है, महिमा, कहाँ है तू बेटा? मुझे नजर क्यों नहीं आ रही? इतना बोलकर शिल्पा नीरज को बुलाती है। सुनिए जी, जरा इधर आइए। शिल्पा की आवाज सुनकर नीरज वहाँ आता है और बोलता है, क्या हुआ शिल्पा? मुझे महिमा की आवाज सुनाई तो दे रही है और सैंडल भी नजर आ रहा है, लेकिन महिमा नजर नहीं आ रही। महिमा, जरा सैंडल उतारो। महिमा सैंडल उतार देती है और उसके बाद वो अपने चाचा चाची को नजर आने लगती है। मुझे लग रहा है कि ये कोई जादुई सैंडल है जिसे पहनकर महिमा गायब हो गई थी। तुझे कहाँ से मिला ये? चाची, आपको याद है मैं एक छोटा सा बॉक्स लेकर आई थी। आज मैंने उस छोटे से बॉक्स को बाहर निकाला, तभी अचानक वो बड़े से बॉक्स में बदल गया। जब मैंने उसे खोलकर देखा तो उसमें मुझे एक फ्रॉक और ये वाली सैंडल मिली। तभी नीरज कुछ देर सोचता है और बोलता है, मेरे पास एक बहुत अच्छी तरकीब है। कैसी तरकीब? महिमा ये जादुई सैंडल पहनकर जमींदार के कमरे में जाएगी और उसे मेरी मरी हुई दादी बनकर डराएगी। जमींदार डर जाएगा और हमसे हमारा घर नहीं छीनेगा। ये तो बहुत अच्छी तरकीब है। वैसे भी जब हमने उनसे इतना कर्ज लिया ही नहीं है तो क्यों दे? अब वो सीधी तरह से नहीं मानेंगे तो उंगली टेढ़ी तो करनी ही पड़ेगी।
उसके बाद तीनों जमींदार के घर जाते हैं। शिल्पा और नीरज जमींदार के घर के बाहर ही खड़े रहते हैं और महिमा सैंडल पहनकर जमींदार के कमरे में जाती है। महिमा बहुत जोर जोर से चल रही होती है और सैंडल का शोर सुनकर जमींदार उठ जाता है। जमींदार अपने कमरे के चारों तरफ देखने लगता है, तभी उसे सैंडल नजर आ जाती है। अरे ये सैंडल कहाँ से आई? और अभी मुझे चलने की भी आवाज आ रही थी। कहीं भूत तो नहीं आ गया? कोई मुझे बचाओ। लालची जमींदार, मैं नीरज की दादी हूँ। तेरी इतनी हिम्मत जो तो नीरज का घर छीनेगा। जमींदार को बस आवाज सुनाई दे रही थी, जिसकी वजह से वो और ज्यादा डर जाता है। अम्मा, मुझे माफ कर दो और मुझे कुछ मत करना। अब मैं नीरज से कोई पैसे नहीं लूंगा। अभी तो मैं यहाँ से जा रही हूँ। अगर अगली बार फिर से तूने नीरज को तंग करने की कोशिश की तो मैं तुझे छोड़ूंगी नहीं। इतना बोलकर महिमा वहाँ से चली जाती है। उसके बाद महिमा अपने चाचा चाची के साथ घर चली जाती है। महिमा अपने कमरे में जाती है और फिर से बॉक्स में सैंडल को रख देती है। तभी फ्रॉक में से आवाज आती है, महिमा, सैंडल की तरह मैं भी जादुई हूँ। मैं अच्छे से जानती हूँ कि किस तरह तुम्हारे चाचा जी और चाची जी जमींदार के खेत में मेहनत करते हैं और उनको उस मुताबिक पैसे भी नहीं मिलते हैं। लेकिन अब चिंता करने की कोई बात नहीं है। कल से हर रोज मैं तुम्हें 2 सोने के सिक्के दूंगी, जिसे बेचकर तुम लोग जो चाहे खरीद सकते हो। जादुई फ्रॉक की ये बात सुनकर महिमा बहुत खुश होती है और अपने चाचा चाची को जाकर बताती है। उस दिन से जमींदार फिर से कभी भी उन्हें तंग करने नहीं आता और जादुई फ्रॉक के 2 सोने के सिक्के की मदद से वे लोग अपनी सारी इच्छा पूरी करने लगे थे। इस तरह हमेशा के लिए सब कुछ ठीक हो जाता है और महिमा अपने चाचा चाची के साथ हंसी खुशी जीवन व्यतीत करने लगती है। झरने का जादुई 2 हैंडबैग। बहुत समय पहले की बात है। दूर किसी गांव में रोली नाम की एक लड़की अपनी बुआ के साथ रहती थी। रोली के माता पिता की मृत्यु हो गई थी, जिसके बाद से उसकी बुआ अंकिता ही उसके देखभाल करती थी। अंकिता सब्जियां बेचकर घर का गुजारा करती थी और रोली के पढ़ाई का खर्चा भी उठाती थी। ऐसे ही दिन बीत रहे थे। एक दिन रोली के स्कूल के जूते फट जाते हैं, इसलिए रोली अपनी बुआ से कहती है, बुआ, मेरे स्कूल के जूते फट गए हैं, लेकिन मुझे पता है आपके पास इतने पैसे नहीं हैं जो आप मुझे जूते दिला सको, इसलिए मैं यही जूते पहनकर स्कूल चली जाऊंगी। रोली, मैं तुझे इसलिए पढ़ा लिखा रही हूँ कि आगे चलकर तू बहुत अच्छे पोस्ट पर हो और हमारी सारी गरीबी खत्म हो जाए। तो बस अपने पढ़ाई पर ध्यान दे। अगर स्कूल में कोई तेरा मजाक उड़ाएगा तो उसे अनदेखा करियो, क्योंकि समझदार लोगों की पहचान होती है ऐसे बातों को अनदेखा करना। रोली अपनी बुआ की कही हुई बात बहुत अच्छे से समझ जाती है। थोड़ी देर बाद रोली अपने स्कूल जाती है और उसके फटे हुए जूते देखकर स्कूल में सब उसका बहुत मजाक बनाते हैं। देखो देखो, ये तो स्कूल में फटे जूते पहनकर आई है। मैं तो हर महीने अपने जूते बदलती हूँ और इससे अच्छे जूते तो मेरे घर के नौकरानी पहनती है। पता नहीं कहाँ से उठकर आई है। मुझे नहीं लगता कि तुम सारी घमंडी बिगड़ैल लड़कियों के अंदर दिमाग है। इतने अच्छे स्कूल में तुम्हारा एडमिशन पढ़ाई देखकर नहीं हुआ है, बल्कि मुझे तो लगता है कि तुम्हारे अमीर बाप ने स्कूल वालों को घूस दे रखा है। क्योंकि तुम्हारे अंदर दिमाग होता तो यहाँ खड़े होकर तुम लोग इतनी घटिया हरकत नहीं कर रहे होते। मैं गरीब हूँ लेकिन समझदार हूँ, और तुम जितनी अमीर हो उससे कई ज्यादा पानी में हो। अब मेरे पास इतना फालतू टाइम नहीं है जो मैं तुम पर बर्बाद करूँ। मैं जा रही हूँ अपने क्लास में। इतना कहकर रोली अपने क्लास में चली जाती है। रोली की बात सुनकर पाखी को बहुत गुस्सा आता है। ऐसे ही समय बीत रहा था और रोली स्कूल के सभी टीचर्स के फेवरेट हो गई थी। स्कूल में सारे टीचर के मुंह से रोली की तारीफ सुनकर पाखी को रोली से जलन होने लगी थी। पाखी गुस्से से अपने मन में सोचती है, इस गरीब सब्जी वाली की वजह से स्कूल में कोई मेरी तरफ देखता भी नहीं है। इसको सबक तो सिखाना ही होगा। इस तरह पाखी अपने मन में बेवजह रोली को सबक सिखाने का प्लान बना लेती है। ऐसे ही कुछ दिन बीत गए। एक दिन पाखी अपने दोस्तों के साथ पार्टी करके घर जा रही होती है।
तभी रास्ते में उसे रोली की बुआ सब्जी बेचते हुए नजर आती है। क्यों ना मैं रोली की बुआ को बिस्तर पर बिठा दूं, जिसके बाद वह स्कूल भी नहीं आएगी और उसको खाने के लाले पड़ जाएंगे। इतना सोचकर पाखी अंकिता के पास जाती है और उसे जोर से धक्का देकर वहाँ से भाग जाती है। अंकिता के सर से बहुत खून बहने लगता है और आसपास के लोग उसे हॉस्पिटल पहुँचा देते हैं। जैसे ही रोली को इस बात का पता चलता है तो वो भागते हुए अपनी बुआ को देखने हॉस्पिटल जाती है। अपनी बुआ की ऐसी हालत देखकर रोली बहुत रोती है। बुआ, ये क्या हो गया आपके साथ? आपको इतनी गहरी चोट लगी है? आपने मेरे अच्छे भविष्य के लिए कितना मेहनत किया है और आज आपके साथ ये सब हो गया। लेकिन बुआ, मैं आपकी बहुत सेवा करूंगी और आप बहुत जल्दी ठीक हो जाओगी। लेकिन रोली, मुझे ये चिंता बहुत सता रही है कि अब मैं सब्जियां बेचने कैसे जाऊंगी। अगर सब्जियां बेचने नहीं जाऊंगी तो हमें खाने तक के लाले पड़ जाएंगे और तो स्कूल भी नहीं जा पाएगी। तेरे एग्जाम भी आने वाले हैं, पता नहीं सब कैसे होगा। आपसे बढ़कर मेरे लिए कुछ नहीं है, क्योंकि जब मेरे माता पिता ये दुनिया छोड़कर चले गए तो आपने मुझे माता पिता का प्यार दिया। इसलिए अगर आपके लिए मैं कुछ दिन तक अपनी पढ़ाई छोड़ भी दूंगी तो ये कोई बड़ी बात नहीं है। रही बात सब्जियां बेचने की, तो आपकी जगह मैं सब्जियां बेचूंगी। इस तरह रोली अपनी बुआ को हार नहीं मानने देती है। कुछ दिनों बाद अंकिता की हॉस्पिटल से छुट्टी हो जाती है और वो अपने घर लौट आती है। जब तक अंकिता पूरी तरह से ठीक नहीं हो गई थी, तब तक रोली ही सब्जियां बेच रही थी। एक दिन रोली सब्जी बेच रही होती है, तभी वहाँ से पाखी अपने दोस्तों के साथ गुजर रही होती है। पाखी की नजर जैसे ही रोली पर पड़ती है, वो उस पर बहुत जोर जोर से हंसती है। रोली, अब तू सब्जियां बेचने लग गई। लगता है पढ़ाई का सारा बुखार उतर गया। वैसे भी तो जैसी गरीब लड़की कुछ नहीं कर सकती, क्योंकि अब के समय में हर चीज में पैसे लगते हैं। वैसे तो सब्जियां बेचती हुई बहुत अच्छी लग रही है। चल, इसी बहाने तुझे सब्जियां बेचने का एक्सपीरियंस मिल जाएगा। आगे चलकर सब्जियां बेचने में आसानी होगी। इस वक्त मेरी बुआ को मेरी जरूरत है, इसलिए मैं ये सब कर रही हूँ। अगर मैं इस बार के एग्जाम में फेल भी हो गई तो मुझे इस बात का कोई दुख नहीं होगा। पाखी रोली की बात सुनकर बहुत खुश हो जाती है और वहाँ से चली जाती है। और रोली अपनी सब्जियां बेचकर घर जाने लगती है। चलते चलते रोली बहुत थक जाती है और उसे बहुत प्यास लगने लगती है, इसलिए वो एक झरने के पास जाकर पानी पीने लगती है। तभी थोड़ी दूरी पर रोली को एक गरीब लड़की दिखाई देती है। गरीब लड़की रोली से कहती है, दीदी, मुझे कुछ पैसों की सख्त जरूरत है। तुम्हारे पास जो पैसे हैं, क्या तुम मुझे दे दोगी? मेरी माँ की बहुत तबीयत खराब है, इसलिए उनके लिए दवाई लानी है। उस लड़की की बात सुनकर रोली अपने मन में सोचती है, अरे ये लड़की तो सच में बहुत परेशान है। एक काम करती हूँ, आज मेरी जो कमाई हुई है मैं इस लड़की को दे देती हूँ। इतना सोचकर रोली उस लड़की को पैसे देने लगती है। तभी वो लड़की एक खूबसूरत परी में बदल जाती है। परी रोली से कहती है, मैं इस झरना की रखवाली करने वाली परी हूँ। हर पूर्णिमा के दिन मैं एक अच्छे इंसान की मदद करती हूँ, इसलिए अभी तुम्हारी अच्छाई देखने के लिए मैंने तुम्हारी परीक्षा ली। तुम इस झरना के अंदर जाओ, तुम्हें 2 हैंडबैग मिलेंगे, उसे लेकर तुम यहाँ आ जाना। परी की बात सुनकर रोली झरना के अंदर जाती है। झरना के अंदर जाते ही रोली को 2 हैंडबैग नजर आते हैं और वो दोनों हैंडबैग को लेकर वापस परी के पास आती है। उसके बाद परी रोली से कहती है, एक हैंडबैग से तुम्हें सोने के सिक्के मिलेंगे और दूसरे से बहुत सारे पैसे। अब बताओ तुम्हें दोनों में से कौन सा चाहिए? परी, मुझे आप ये पैसे वाला हैंडबैग दे दो, क्योंकि मुझे सोने के सिक्के की कोई जरूरत नहीं है, लेकिन कुछ पैसों की जरूरत है। मैं इन पैसों से अपनी बुआ का इलाज अच्छी जगह करवाऊंगी। रोली के इतना कहते ही सोने के सिक्के वाला हैंडबैग वहाँ से गायब हो जाता है और पैसों का हैंडबैग वहीं रहता है। आज से ये पैसों का हैंडबैग तुम्हारा हुआ
और इससे तुम जितने चाहे पैसे ले सकती हो। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। उसके बाद परी वहाँ से चली जाती है और रोली अपना जादुई हैंडबैग लेकर अपने घर जाती है। घर जाकर रोली हैंडबैग से पैसे मांगती है और वहाँ पर बहुत सारे पैसे आ जाते हैं। रोली के पास बहुत सारे पैसे हो जाते हैं और वो अपनी बुआ का एक बहुत बड़े हॉस्पिटल में इलाज करवाती है। कुछ ही समय में अंकिता पूरी तरह से ठीक हो जाती है। रोली उन्हीं पैसों से अपनी बुआ के लिए एक बहुत बड़ी सब्जी और फलों की दुकान खोलती है। कुछ ही समय में रोली बहुत अमीर हो जाती है और रोली अपना सारा ध्यान अपनी पढ़ाई पर लगाने लगती है। ये सब देखकर पाखी जल भुनकर राख हो जाती है। रोली पाखी के पास जाती है और उससे बोलती है, पाखी, मुझे पता चल चुका है कि मेरी बुआ को तुमने ही धक्का दिया था। तुमने मुझे रोकने की कितनी कोशिश की, लेकिन तुम मुझे नहीं रोक पाई। कहते हैं ना, जो अच्छे होते हैं उनके साथ हमेशा अच्छा ही होता है। आज मेरे पास सब कुछ है और तुम्हारे पास दूसरों से जलन के अलावा कुछ नहीं है। जितना दिमाग तुमने मुझे रोकने में लगाया, उतना अगर पढ़ाई में लगा लेती तो शायद अच्छे नंबर आ जाते। इतना कहकर रोली वहाँ से चली जाती है, लेकिन पाखी अभी भी अपनी हरकतों से बाज नहीं आती है और रोली का पीछा करने लगती है। पाखी रोली का पीछा करते करते उसके घर तक पहुँच जाती है और उसे जादुई हैंडबैग के बारे में पता लग जाता है। पाखी मौका देखकर जादुई हैंडबैग चुराने की सोचती है और वो जैसे ही हैंडबैग को हाथ लगाती है, उसे जोर का करंट लगता है। पाखी बहुत डर जाती है और वहाँ से भाग जाती है। इस तरह पाखी को उसके किए की सजा मिल जाती है और वो उस दिन के बाद से कभी भी रोली को तंग नहीं करती है। वहीं दूसरी तरफ रोली अपनी बुआ के साथ हंसी खुशी जीवन व्यतीत कर रही होती है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी ये कहानी? हमें कमेंट करके जरूर बताएं और इसे अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। और हाँ दोस्तों, अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज जल्दी से नीचे लाल बटन दबाकर अभी कर ले। तो मिलते हैं आपसे फिर किसी नई कहानी के साथ। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखें। धन्यवाद।